इंसान के जीवन का सबसे कोमल पहलू होता है उसका परिवार, पति या पत्नी, उनके बच्चे, इन्हीं में उनके सारे सुख और सबसे नाजुक भावनाएं पलती हैं। और इसी वजह से यही वो पहलू है जहां उसे सबसे अधिक चोट भी लगती है। अपराधी ये बात जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए वो हमला वहीं पर करते हैं जैसे इस परिवार के साथ हुआ। लेकिन अपनी जान बचाकर भागता हुआ कौन था ये छोटा सा परिवार, और एक गुंडों की फौज इनका पीछा क्यों कर रही? आखिर किस ताकत के आदेश पर ये गुंडे इस परिवार को मिटा देने पर आमादा हो चुके थे? ये जानने के लिए हमें काफी समय पीछे जाना होगा, 27 साल पहले। तुम ट्रैक्टर लेने वाले थे, क्या हुआ उसका? लोन ही पास नहीं हुआ। ये लोन का ऐसा है, तरीके होते हैं पास कराने के। नमस्कार भाजो। अरे नमस्कार भाई ना, कैसे हैं? ओ लगता है भाऊजो फिर मायके चली गई। सब्जी का थैला देखकर कह रहे होंगे अब तो खाना भी यही बनाएगा। ये जगन को क्या हुआ है? 2-4 दिन से देख रही हूँ यही पड़ा पड़ा सोता है। भौजा अफीम खाया लगता है। क्या अफीम? आई जगन उठ। हाँ? दीवार का छोकरा अफीम खाने उठ। अरे ए देविका, देविका शर्म नहीं आती? माँ बाबा कैसे? अरे छोड़ दो उसको। ये क्यों मार रही है उसे? खाता है। अरे इतना सा था तब से देखा है। अरे तुम छोड़ उसको, जा। अफीम खाता है। खाने वाले को मारने से क्या होगा, खिलाने वाला तो कोई और है। कौन? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सारा माल हमारे गांव से सप्लाई होता है। कौन करता है? बेहरा। उड़ीसा के मलय मोहंती और उसकी पत्नी देविका साथ कटक में पढ़ाई करते थे, वहीं पर प्यार हो गया और शादी भी। अगर दोनों चाहते तो कोई अच्छी सी नौकरी कर लेते, लेकिन दोनों के मन में सच्चाई और नैतिकता के ऊंचे विचार थे, और इसीलिए दोनों बालेश्वर के पास एक गांव पांगुरा में चले आए और कई सालों से बेईमानी, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ अखबारों में रिपोर्टिंग करने लगे और समाज के रंगे सियारों की पोल खोलने लगे। चल चल चल, फटाफट फटाफट, जल्दी कर जल्दी कर। 15 बॉक्स हो गए, फटाफट फटाफट, ठीक है? जल्दी ठीक से करो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जल्दी। बड़ी क्या पिछली बार 2 बॉक्स कम थे ना? कम थे, चल, चल, लेकिन चल, इस बार ध्यान से अपना। जल्दी जल्दी 122। जल्दी कर जल्दी कर। उड़ा। सुन, ये बोरी बॉक्स के पीछे रखना बेटा। जल्दी करो, जल्दी। 122 हो गया। हो गया हो गया हो गया। चलो अंदर देखते हैं। अच्छा, वो जो 50 बॉक्स बैलेंस है उसका क्या, जो रखे हैं पुराने? अरे वो बाद में देखा जाएगा, पहले जो कहा है वो करो। देख जाके, जा तू भी देख। कोई मिला क्या? पता चला कौन था? कोई था जरूर, लगता है भाग गया साला। चल। मलय क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ये बेहरा ने रेती और सीमेंट का धंधा छोड़कर अफीम सप्लाई करने का धंधा शुरू कर दिया। समझ में नहीं आ रहा ये रिपोर्ट अखबार में भेजूं कि नहीं। तुमने अब तक भेजा नहीं? बिल्कुल भेज दो। हमारे दुश्मन पहले ही कम है क्या? और बेहरा के इस काले धंधे के अंदर इस इलाके के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। दुश्मन बढ़ाने से क्या फायदा, और वो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए ताकतवर दुश्मन। मौलवी जरा ये तो सोचो,
कि अगर तुम नहीं लिखोगे तो जगन जैसे कितने नौजवान लड़के अफीम के इस नशे का शिकार बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, है ना? देविका, एक बात बोलूं? तुम्हारी बातों से मुझे बहुत बल मिलता है, कुछ करने की हिम्मत आती है। तुम भी क्यों नहीं लिख देती? तुम्हारा तो सब कुछ स्वाधीन में छपता है, और ये वाली खबर तो वो जरूर छापेंगे। लेकिन मेरे पास समय कहाँ है, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह फटाफट लिख कहाँ पाती हूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम शुरू तो करो। बाबू 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 उठो, बाबू बाबू उठो। क्यों आफत मचा रखी है तूने? अखबार में आपकी फोटो छपी है। फोटो आई है, पढ़ तो सही, क्या लिखा है? अफीम का। अफीम के कारोबार में केलू बेहरा का हाथ। थानेदार साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी ने आपको गलत खबर दी है। साहब, अफीम से भरी बोरियां अंदर पड़ी हैं। साहब, भगवान जाने ये अफीम कहां से आ गई। मैं तो सीमेंट का धंधा करता हूँ साहब, ये माल मेरा नहीं है। देखिए, माल तो जब्त करना पड़ेगा और साथ में पुलिस स्टेशन भी चलना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो साहब? मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अरे बात समझिए, मेरी मजबूरी समझिए। ये केस सीमेंट में राख डालने का नहीं है, नारकोटिक्स का केस है। अगर आरोप साबित हो गया ना तो कम से कम 10-20 साल की सजा होगी, और अगर मैंने इस केस में ढील बरत दी तो बात मेरी नौकरी भी आ जाएगी। मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, साजिश हुई है मेरे साथ। चलिए साहब, बाकी बातें बाद में। चलो गाड़ी में। साहब, मलय ने पहले भी अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लिखा था और उसकी चर्चा भी हुई थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मलय की रिपोर्ट पर आधार इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई हो। बेहरा सेठ की गिरफ्तारी अचानक एक ऐसा मुद्दा हो गया जिसकी वजह से मलय के सारे दुश्मनों को एक होने का मौका मिल गया। और दुश्मन कई किस्म के थे, सत्ता के जरिए नोट कमाने वाले नेता, जनता को अपनी दादागिरी से दबाने वाले गुंडे, और हमारी नौजवान पीढ़ी को जिंदा लाश बनाने वाले अफीम जैसे जहर के व्यापारी। सब के सब शामिल थे और सबका मकसद एक था, मलय की सच्ची आवाज का गला घोंटना। जमानत तो मिल गई, अब आगे क्या करना है? हमें तो धंधा करना है नेताजी। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया उस मलय की वजह से, और हमारे नुकसान में आप लोगों का हिस्सा भी तो होता ही है। तो आप क्या चाहते? परमानेंट इलाज करना होगा। परमानेंट इलाज तो सिर्फ एक ही है, काट के फेंक देते हैं साले को नदी में। उसकी बीवी को भी। साली किसी की सुनती नहीं है, डरती नहीं है किसी से, उड़ा दो उसको। देखो भाई, बगैर मार काट के भी बात हो सकती है। इलेक्शन सर पे, एक काम करो, बुलाओ उसको, हम बात करेंगे, समझाएंगे हम उसको। ओहो, अभी भी सो रहे हैं? सुनिए, उठिए ना, 6:30 बजे की बस है, छूट गई तो फिर जाना कैंसिल हो जाएगा। उठिए ना। ना देबू, कल चलेंगे। आज मुझे स्वाधीन से रिपोर्टर का कार्ड मिलने वाला है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। देबू, तुम भी सो जाओ ना। मौलय, उठते हो कि डालू पानी मुंह पे? ओफो, भी चलो भी, चलो जाओ। हाँ, मेरा मुन्ना उठ गया। ओले ओले, आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, शहर जाएंगे ना, चलो। वो देख, आराम आराम से, आगे बस आई नहीं अभी। बस का पूछो तो। भाई ना, सुबह वाली बस आई। 2 चाय बोलो ना। अब रुको, मैं ही बोलती हूँ। भाई ना, 2 चाय। क्या दिखता नहीं है? गलती से हो गया। बदतमीज। देखो
बच्चा किसका? अरे भैया दिखा ना बच्चा। क्या हो रहा है? क्या चाहिए? भूल गया क्या? है? नेताजी कृष्णानंद राय साहब बुलाया है ऑफिस पर। उनको बोलना मैं कल आऊंगा। कल नहीं, आज अभी। अपने वो मिनिस्टर को बोल दे हम नहीं आएंगे। आज क्या कल भी नहीं आएंगे। सुनो सुनो सुनो, देविका बस आ गई। आना तो तुमको पड़ेगा, ध्यान रखना। देविका चलो चलो चलो। देविका चलो चलो भैया, भैया खुलने दो जल्दी। अरे बेटा बेटा अरे चल बच्चों को छोड़ो मत। किसको धमकी देता है? क्या कर लेगा? क्या आएंगे हम लोग? क्या हुआ? हुआ क्या? क्या बोलेंगे नेताजी को जाकर? क्या बोलेंगे? यही कि उसने चाकू दिखाया और हमारी हवा निकल गई। तो क्या फरीदा और मनिया को साथ लेते हैं, पत्रकार को उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो बेटा भाई ना डंडा कर देंगे। चला चल चल। क्या तरीका है ये? गुंडागर्दी करते रहते हैं। क्या समझा क्या है? मैं इनके बारे में इतनी बुरी खबर लिखूंगी ना, तब देखेंगे। गुंडे ही वो। क्या भाई तुम लोग फिर आ गए? हाँ आ गए। इस बार तो इसे लेके बाप का मैं समझाए। चलो निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो वरना वरना क्या? चाकू रख अपने पास। नहीं तो क्या करें? क्या है? क्या है? बुलाया था ना तुमको नेताजी ने। बोलना राय साहब को अगर मिलना इतना जरूरी है तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते? क्या 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 बोला? क्या कर रहे हो? अबे शरीफ आदमी है, इज्जत से पेश आओ, चोट वोट लग जाएगी बेचारे को। मंत्री जी, हम तो इन्हें शरीफ समझते हैं, लेकिन ये हमें शरीफ नहीं समझते। न्यूज़पेपर में पता नहीं हमारे बारे में क्या अंट संट लिखते रहते हैं। क्यों करते हो ऐसा? है अबे एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है कि हम दारू का ठेका चलाते हैं? तुमको क्या लगता है कि जो अकाल पीड़ितों का जो पैसा आता है उसको का दास बाबू डकार जाते हैं? देखो क्या है कि ये तो राजनीति वाली बात है, आरोप तो लगते ही रहते हैं। लेकिन वो बेचारा बहरा तो हार्ट अटैक आते आते बचा मंत्री जी। अब वो क्या अफीम बेचता है? जब हम लोग शरीफ हैं तो हमारे बारे में क्यों उटपटांग लिखता है? मैं एक पत्रकार हूँ, जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। देविका में गजब का साहस और निडरता थी, शायद मले से भी ज्यादा निडर। सारा गांव उसके इस गुण के लिए उसका सम्मान भी करता था, लेकिन वो अकेली थी। उसके सर पर एक छोटे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी थी और उसके पति का अपहरण हो चुका था। ऐसी स्थिति में आम लोग तो रो देते, लेकिन देविका ना रोई ना घबराई। इन सारी मुश्किलों के साथ मुजरिमों की गिरफ्त से अपने पति को वापस लाने का मजबूत इरादा करके वो निकल पड़ी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मुझे पता है मोलो यहीं पे है। दरवाजा खोलिए। अरे क्या बात हो गई? राय के गुंडों ने मेरे पति को अगवा कर लिया, मुझे भी मारा और मेरी गहने भी चुरा ली। कौन है साला? क्या हमारे गांव में यही गुंडागर्दी चलेगी? अरे तेरी इसकी बीवी या बाहर लोगों के साथ आई है। आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ? राय बाबू दरवाजा खोलिए। राय बाबू दरवाजा खोलिए। एक दरवाजा उधर भी है पीछे। दरवाजा लगता है यहाँ से भाग गए। देखिए मैडम, दीवान साहब थाने में नहीं है, और दीवान साहब रहते तो आपका रिपोर्ट भी लिख लिया जाता। लेकिन साहब मेरे पति का अपहरण हुआ है। कब? आज सुबह मेरे आंखों के सामने साहब। लेकिन मैडम अभी तक 24 घंटे तो पूरे हुए नहीं, वैसे भी हम कार्रवाई कर नहीं सकते। एक काम करो, कल सुबह कल सुबह तक उनको कुछ हो गया तो? देविका को पुलिस की मदद तो नहीं मिली,
लेकिन उसकी निडरता और हिम्मत को देखकर मलय को बचाने राह चलते लोग उसके साथ खड़े हो गए और दुश्मनों को मलय को सताना छोड़कर पीछे के दरवाजे से भागना पड़ा। लेकिन मलय अभी भी उनके कब्जे में था, उसकी जान खतरे में थी और ये ऐसे अपराधी थे जो अपना मंसूबा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। एक और नई मुसीबत, वो मलय की बीवी गांव वालों को भड़का रही है। अरे 8-10 आदमियों से क्या होता है? तो सड़क पर कहीं भी तमाशा हो रहा हो तो लोग जमा हो जाते हैं देखने के लिए। और आप क्यों घबराते हैं? आपका नाम थोड़ी लिया है। अरे दास बाबू, हमें भी कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। ये गांव वाले मेरे पैसे से दबते जरूर हैं, लेकिन चलते हैं साले। और वो नासमझ औरत ने कल मेरा नाम ले लिया तो कह तो ठीक ही रहे हैं यार, नेतागिरी का थोड़ा बहुत कीड़ा है उसमें, आगे चल के मुसीबत बन सकती। लेकिन अगर अभी मलय को छोड़ा तो वो और उसकी बीवी दोनों मिलकर बाहर बहुत हल्ला करेंगे। अरे मैं कब से कह रहा हूं दास बाबू, काट के फेंक देते हैं दोनों को। हम इस तरह डर के नहीं भागेंगे मलय। तो क्या करेंगे? जान देंगे? नहीं, गांव वाले से बात करेंगे, पुलिस से अरे देविका, गांव वाले हर समय हमारी मदद के लिए यहाँ खड़े नहीं रह सकते। और पुलिस के पास तो तुम गई थी, क्या हुआ? लेकिन इस तरह भागना तो कायरता है। देविका, पागल हाथी के सामने खड़े रहना बहादुरी नहीं है, बेवकूफी है। बात को समझती तो हो नहीं, हर समय अपनी बात कहती रहती हो। लेकिन हमारी इस लड़ाई का क्या होगा? देखो देविका, हर समय जिद नहीं करते हैं। अगर अभी भागे नहीं तो मार दिए जाएंगे। अगर जिंदा रहना है तो भागना होगा, जान बचेगी तभी तो लड़ेंगे ना। तुम ठीक तो हो? ओ माँ, तुमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं। रुको, मैं कुछ बना रुको देविका, खाने का समय नहीं है, निकलो जल्दी, हमें फौरन निकलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? देविका, नदी के पार वाले गांव में मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं, उनके पास जाएंगे। ठीक है, तुम मुन्ना को लो। जल्दी जल्दी करो, चलो। मलय, थोड़ा रुक लेते हैं। हाँ, साले को मारने की कुछ भी हो जाए। अरे ये रे, ओए, कहाँ जाएगा साले? रुको मत। लगता है भाग गया साला। चल वापस चलते हैं। ये एक बहुत ही अहम पल था जिसे फैसले की घड़ी कहते हैं। देविका चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुन्ने को लेकर भाग जाओ, मुन्ने की जान बचा लो। क्या करता मलय? एक तरफ देविका गुंडों की चुंगल में थी और दूसरी तरफ उन्हीं वहशी गुंडों द्वारा मुन्ने को नोच खाने का डर। मुन्ने की जान की परवाह ना करते हुए अपने बेटे सहित कुर्बान हो जाता, या फिर पहले मुन्ने को बचाकर उसे सुरक्षित करके देविका की जान बचाता। एक इंसान अपनी संतान को बचाने के लिए न जाने कितनी मुश्किलें सहता है और कैसी कैसी कठिनाइयां झेलता है। देविका को खतरे में छोड़कर मुन्ने की जान बचाना भी एक ऐसा ही कठिन फैसला था जो मलय को करना पड़ा। प्रधान बाबू, प्रधान बाबू, अरे प्रधान बाबू, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा। मोहंती बाबू, बात क्या है? बहुत बुरा हुआ मेरे से। मेरे भी नदी के पास गुंडों ने पकड़ लिया। इस तरफ माहिना, जल्दी चलो सब जगह देखो। देविका, देविका, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, लगता है सब भाग गए। चलो।
भाईना! देविका, देविका! गांव वालों, चलो मिट्टी उठाओ। नहीं प्रधान बाबू, पुलिस को इत्तला करके बुलाइए यहाँ। मुजरिमों ने उसके भीतर के योद्धा को सदा के लिए सुला दिया। जब से मलय ने अत्याचार, बेईमानी और अपराध के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, हर कदम पर देविका उसके साथ थी। कभी आगे, कभी बराबर, पर पीछे कभी नहीं। वो मलय की हिम्मत थी, प्रेरणा थी, शक्ति थी। उसके बिना मलय आधे से भी कम रह गया था। अपने लिए शायद मलय टूट जाता, लेकिन देविका को इंसाफ दिलाए बिना वो हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि देविका अब भी उसके भीतर जीवित थी। देखिए प्रधान जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम थाना तो छोड़ के नहीं जा सकते, और थाने में 2 ही लोग हैं, वो और मैं। ठीक है, यदि तुम ही जा ना पारिबे, किसी और को तो भेज सकते ना आप। देखिए प्रधान जी, सारे के सारे लोग बंदोबस्त के लिए गए। आप अपने थाना इंचार्ज से मेरी बात करवाइए। देखिए, थानेदार साहब रूम पे आराम करने गए। अगर वो घर पे है तो फोन से बात करवाइए। कैसे सो सकते हैं वो घर पे? अरे फोन करिए ना आप। ये लीजिए, घंटी बज रही है। हेलो, हाँ, मैं मलय मोहंती बोल रहा हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। अभी मेरी पत्नी का करके उसकी हत्या कर दी, यही पास में, नदी के पास। बच्चे को और अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाया हूँ मैं। आप लोग पहुंचिए, हम घटनास्थल पर पहुंचते हैं। आप रात भर के जागे हुए हैं, आप घर जाइए। बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी, शाबाश। अरे मंत्री जी, सुबह सुबह? हाँ, जरूरी काम था। अच्छा बेटा, आज स्कूल आप अकेले जाएंगे, बाबा आपको शाम को लेने आएंगे। चलो, बाय बाय। बाय जी मंत्री जी। हमारे इलाके में अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कल रात तो बड़ा भयंकर हो गया। क्या हुआ? अरे मर्डर। हाँ हाँ हाँ, खबर तो मुझको भी आई थी रात को। लो, और ये सब किया कराया हमारे दुश्मनों का है, और उनकी प्लानिंग है कि सारा आरोप हमारे ऊपर आ जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब मंत्री जी, समझने के लिए बैठना पड़ेगा। आइए बैठते हैं और समझते हैं। आइए मंत्री जी। रात का समय था और काफी सारे गुंडे थे, करीब 5। वहां पे उन लोगों ने अरे सर, कहाँ थे आप? सारी रात नदी किनारे परेशान होते रहे। कम से कम पता तो सही बताया होता। अब देखिए, नींद भी खराब की और काम भी नहीं हुआ। रिपोर्ट हुई? हाँ सर, हो गए। बेहरा जी, राव साहब, दास जी, अरे इनका इस केस से क्या लेना देना? ये सब कुछ बेहरा के इशारे पे हुआ, और ये अरविंद दास, कृष्णकांत राव, इसके गुंडों ने मुझे पकड़ा और मेरे साथ टॉर्चर करा। ये देखिए, और वहां नदी के पास उन्होंने मेरी पत्नी को पकड़ के उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। देख, तू पत्रकार मैं मानता हूं, पर वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत खतरनाक भी। पंगा वहीं लो जहां झेल पाओ, वरना उनको लपेटने के चक्कर में ना खुद उलझ जाओगे। नाम काटो। थानेदार साहब, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। बिना दुश्मनी के उन लोगों ने तेरी बीवी को मारा, बिना मोटिव के। नाम काट दे चुपचाप। मैं कोई नाम नहीं काटूंगा। तेरा बाप का राज है? जिसका चाहेगा उसका नाम लिखवाएगा। नहीं, एफआईआर लिख चल। ये क्या है? फिर उनके नाम ठेल दिए? अरे समझता क्यों नहीं? क्यों ठेल रहा उनके नाम? क्योंकि ये मेरे पत्नी के हत्यारे हैं और मैंने देखा है इन्हें। या तो तू नामर्द है जो खड़ा खड़ा अपनी बीवी का होते देखता रहा, या फिर तू झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मतलब तू नामर्द है। नामर्द है। देविका की हत्या से लोगों में बहुत शौक और गुस्सा फैल गया। वो नहीं जानते थे कि असली अपराधी कौन है, लेकिन वो इतना समझ गए
कि इस अपराध के जड़ में कौन है और उनका सरताज कौन। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस बार भी कुछ दंगाई और फसादी लोग जनता के सच्चे असंतोष और उनकी भावनाओं को भड़काने में इस कदर कामयाब हो गए कि जनता ने कानून अपने हाथ में ले लिया। हेलो, अरे यार बहरा के यहाँ फोर्स भेजो ना, लोग भड़के हुए हैं। और वो जो नदी किनारे लाश पड़ी है उसे भी उठवाओ जल्दी। सर वो FIR तैयार नहीं है सर। वो बाद में देखेंगे, अभी जो बनी है उसी को फाइल करो और लाश उठवाओ जल्दी। ओके सर। चलिए मीडिया में हंगामा मच गया और हथियारों की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन इस गांव में रहना मलय के लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे के साथ बालेश्वर चला आया। मलय की परेशानियों को देखकर देविका की मां ने अपने नाती को अपने पास रख ली। निचली अदालत में देविका के बलात्कार और हत्या का केस दाखिल होगी, लेकिन मलय के दुश्मन देविका के कातिल मलय का पीछा करते करते बालेश्वर तक भी पहुंच गए। घूंघट खोलो। हाँ। अरे इधर देखो, साहब इधर खड़े। नमस्ते मोइंती बाबू। मुझे तो पहचानते ही होंगे, केलू बेहरा नाम है मेरा। आपने मेरे ऊपर अखबार में क्या क्या लिखा? मैंने जो लिखा है सच लिखा है। कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। अब हमने भी इसमें कुछ लिखा है, आप सिर्फ साइन कर दीजिए, हिसाब बराबर। वैसे मोइंती बाबू, लाखों का हिसाब बनता है आपके ऊपर, लेकिन आप सिर्फ साइन कर दीजिए। इसमें क्या है? ये तो वकील साहब ही बताएंगे। अरे वकील साहब बताइए ना। इसमें लिखा है देविका देवी की हत्या और दास बाबू, बेहरा जी और राय साहब का कोई हाथ नहीं। मैं इसमें कोई साइन नहीं करूंगा। अरे मोइंती बाबू, क्यों खून खराबा करवाना चाहते हो? आप साइन कर दो ना। अब जो लोग एक की हत्या कर सकते हैं वो दूसरी भी कर सकते हैं। जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। तो ठीक है भाई, दो दवाई दो इनको। क्या ये? बस ये लो, हो गया काम। बस अरे अरे मोइंती बाबू, होश में आओ यार, साइन कर ले इनको। मोइंती बाबू साइन करो। यहाँ नहीं, यहाँ। हाँ। मैं यहाँ कैसे आया? पुलिस आपको यहाँ लाई। पुलिस? क्या हुआ मुझे? वो तो आप डॉक्टर से पूछना, पर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। यूरिन से तो अब तक ब्लड जा रहा है। मोहंती बाबू कैसे हैं? आपका एफिडेविट मिला में? कौन सा एफिडेविट? कितने साइन किए थे? हमें तो एक मिला जिसमें तुमने ये लिखा था कि मैं अपनी झूठी रपट वापस लेता हूं। ये झूठ है। उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे इंजेक्शन लगा के मुझसे ये साइन करवाया। ये साइन तेरे हैं ना? कोर्ट ना साइन समझती है, और ये कागज अब कोर्ट जाएगा। आप तो आराम करो। थानेदार साहब, थानेदार साहब,
मलय के मर्जी के खिलाफ उसे एक ऐसे सरकारी कागजात पर दस्तखत लिए गए जिसकी अदालत में मान्यता होती है। इस धोखे और लगातार दबाव के बावजूद भी मलय ने अपना केस वापस नहीं लिया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि अदालत से उसे जरूर न्याय मिलेगा। और अदालत की कार्रवाई के दौरान भी वो बार बार यही बात दोहराता रहता कि उस एफिडेविट पर उसके दस्तखत नशे की हालत में जबरदस्ती लिए गए। लेकिन अपराधियों के वकील ने मलय को बार बार बयान बदलने और भटके दिमाग वाला व्यक्ति बताकर उसके चरित्र पर ही हमला कर दिया। मिलॉर्ड, हत्या और बलात्कार कोई मामूली जुर्म नहीं है, ये एक बेहद संगीन जुर्म है और मेरे सभी मुवक्किल बेहद शरीफ और समाज में सम्मानित नागरिक हैं। इस आरोप से वो बेहद शर्मिंदा है और सरकारी पक्ष के पास ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई विश्वसनीय गवाह, जिससे ये साबित होता है कि देविका देवी की हत्या और बलात्कार में मेरे मुवक्किलों का हाथ है। यह आदमी डरपोक और कायर भी है, जो बार बार अपना बयान बदलता रहता है। अदालत ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती है, जो अपनी पत्नी की आबरू लूटने वाले अपराधियों को रोकने के बजाय वहां से भाग खड़ा होता है। ऐसा काम तो कोई नामर्द और कायर ही कर सकता है, या फिर इसका जो बयान है सरासर झूठा है। दोनों ही सूरतों में इस बयान को संदिग्ध मानना चाहिए और मेरे मुवक्किलों को बाइज्जत रिहा करना चाहिए। निचली अदालत ने ह्यूमन साइकोलॉजी और इस घटना के हालात को पूरी तरह से नजरअंदाज करके मलय की गवाही को मानने से इनकार कर दिया और असली अपराधियों को रिहा कर दिया। इस फैसले से मलय की न्याय पाने की उम्मीद पूरी तरह से दह गई और इसके साथ साथ जिस तरह से उसे कायर कहा गया, उससे मलय के मनोबल को कहीं अधिक नुकसान पहुंचा, क्योंकि चोट सीधे उसके आत्मसम्मान पर हुई थी। अदालत ने आपको कायर कहा, इस बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये सच है कि आपकी पत्नी का बलात्कार होते वक्त आप वहां से भाग गए थे? नहीं, ये सच नहीं है। ये सच है जी, बिल्कुल सच है। भरी अदालत में इन्होंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाया है कि वहां जो कुछ भी हुआ है इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अजी तभी तो अदालत में ये साबित हुआ कि ये कायर है, नामर्द है। ये कायर और नामर्दी नहीं, ये झूठा और मक्कार भी है। तो अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ओए कायर, कहां भाग रहा है? नहीं, बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। मैं उसका बाप हूँ। पति भी थे ना आप, क्या कर पाए? मरवा दिया ना मेरी बेटी को। अरे एक पति होके अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, वो एक बच्चे को क्या संभालेगा? लेकिन कुछ नहीं, बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। कायर। मलय वापस अपने गांव नहीं गया। इस हादसे के बाद उसकी मानसिकता पत्रकारिता करने की लायक ही नहीं रही। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती, अपनी पत्नी देविका के लिए इंसाफ। पेट पालने के लिए मलय ने जल संस्था में एक मामूली सी नौकरी कर ली, पर इसके जीवन का मकसद देविका के लिए इंसाफ पाना बना रहा। उसके आत्मसम्मान को जो चोट पहुंची थी, उससे मलय अपने में ही कैद होकर रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जो कुछ कमाता रहा मुकदमे में लगाता रहा। वकील की फीस भरने के लिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन, खेत और घर सब बेच दिया। दूसरी तरफ बहरा का अफीम का धंधा चल निकला। जिस अपराध को रोकने के लिए देविका को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, वो अफीम का व्यापार हजारों नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करता रहा। सालों गुजर गए, मुजरिम मजे करते रहे और उस पर हंसते रहे। 2 दशक बीत गए। मलय भरी जवानी में बूढ़ा हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी और 22 साल बाद वो हुआ जिसके लिए मलय भी उम्मीद खोने लगा था। ऑर्डर, ऑर्डर। देर से मिलने वाला न्याय मिलकर भी व्यर्थ हो जाता है। जस्टिस डिलेड
इज जस्टिस डिनाइड। और इस केस में तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इस अदालत की नजर में मलय मोहंती की गवाही में ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं है कि जिस पर विश्वास न किया जाए। उल्टे उन परिस्थितियों में मलय मोहंती ने जो किया वो उसकी कायरता नहीं, उसकी बहादुरी और चारित्रिक मजबूती को प्रमाणित करता है। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य भी आरोपियों का अपराध सिद्ध करते हैं। इस देश के लोग पहले से ही नेता, गुंडे और पुलिस के गठजोड़ की मार झेल रहे हैं। अगर इस गठजोड़ में अदालत भी शामिल हो जाए तो ये बेहद घातक और न्याय के लिए एक संगीन खतरा बन सकता है। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत मुलजिम केलू बेहरा, कृष्णानंद राय, अरविंद दास, माधव मानिया, अजीत परिदा, प्रभाकर परिदा और जीवन दास को दोषी करार देती है। केलू बेहरा को हत्या के षड्यंत्र के लिए 3 साल की, कृष्णानंद राय और अरविंद दास को हत्या में भागीदारी षड्यंत्र के लिए 7 साल की, और माधव मानिया, अजीत परिदा, प्रभाकर परिदा और जीवन दास को हत्या के लिए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। तू मन्ना है ना? तू मेरा मन्ना है ना? तेरी माँ के हत्यारों को सजा दिलवा दी मैंने। अरे 22 साल बाद ये देख, ये देख, ये देख, इंसाफ मिल गया हमें। सच्चाई की जीत हुई, झूठ का मुंह काला हुआ। अब कोई तेरे बाप को कायर नहीं कहेगा। अब तू कह सकता है कि तेरा बाप कायर नहीं है। 22 साल तक मलय मोहंती ने भीषण लड़ाई लड़ी। कृष्णानंद राय और अरविंद दास जैसे नेताओं की राजनीतिक ताकत, बेहरा जैसे काला बाजारियों की पैसों की ताकत, स्थानीय गुंडों की हैवानी ताकत और इन अपराधियों को साथ देने वाली भ्रष्ट पुलिस अफसरों की ताकत, इन सब की एकजुट ताकत के खिलाफ वो अकेले लड़ता रहा। 22 साल से मलय मोहंती सच्चाई के पक्ष से न हटा न डिगा। क्या ऐसे इंसान को कायर कहा जा सकता है? सर्वोच्च अदालत ने ठीक ही मलय मोहंती को बहादुर कहकर उसके सम्मान की रक्षा की। गौर करने वाली बात यह है कि अगर उस घड़ी जब गुंडों ने देविका को घेर लिया, अगर उस समय मलय मोहंती अपने 1 साल के बेटे के साथ नहीं भागा होता तो ना ही आज वो जीवित होता और ना ही उसका बेटा, और ना ही देविका के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कोई लड़ने वाला। दोस्तों, वीरता का मतलब नादानी नहीं होता। तैश में आकर होश गंवा देना और किसी भी खतरे में कूद पड़ना बहादुरी नहीं होती। मलय के लिए अपने बेटे और अपने पत्नी के बीच किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल था, कठिन था। वैसे हालात को देखते यह भी कहा जा सकता है कि मलय ने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल एक ऐसी सच्ची घटना लेकर सावधान इंडिया उपस्थित होगी। तब तक खुश रहिए, सावधान रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक।